हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स दीवाने और मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर गगनदीप गुप्ता। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने 3 वीडियोस आपको दी हैं, क्रैश कोर्स 1, क्रैश कोर्स 2, क्रैश कोर्स 3, जिनके अंदर चैप्टर नंबर 1 को हमने पूरी तरह से कवर करा है। थ्योरेटिकली और उसके जितने भी डेरिवेशंस हैं, सारे पार्ट्स हैं, वो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज एक नई वीडियो आपके सामने आ रही है जिसके अंदर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डाले हैं, कुछ एमसीक्यूज डाले हैं और कुछ 10 ईयर जितने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो ये क्वेश्चंस 1 शॉर्ट के अंदर हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन अपना निकालिए और स्टार्ट कर दिए काम करना, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। चलो, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय। कोई बॉडी कैसे आप नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है ना। तो उसके ऑप्शंस क्या है, गिवन एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स टू इट, नंबर बी रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट और रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो बच्चों, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। तो बच्चों सिंपल सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, गिवन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है ना। व्हेन द बॉडी एक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बाय रबिंग, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ग्लास और सिल्क क्लॉथ को हम लोग क्या करते हैं, जब रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास की जो रोड है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नेचर है लूजली बाउंड है, ठीक है ना। तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पे हो जाते हैं। तो सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है आपका, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गिवन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूं उसके अंदर। How many electrons must be removed from an electrically neutral metal plate to give it a positively charge of 1 into 10 raised to power minus 7 coulomb, ठीक है ना। How many electrons? तो बच्चों इसके अंदर क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे देखिए how many electrons यानी n, n क्वेश्चन मार्क, आपको n कैलकुलेट करना है। must be removed from the electrically neutral metal plate, it given it to positive charge of charge is given q is equal to 1 into 10 raised to power minus 7, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोई एक रिलेशन, ठीक है। तो वो रिलेशन होता है q is equal to ne, q is equal to ne, ठीक है ना। तो q की वैल्यू रखिए आप 1 into 10 raised to power minus 7, n आपको कैलकुलेट करना है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। तो n कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 10 raised to power minus 7 और 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम, इसके कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, बड़ा आसान है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ 19 है, तो कितना रहेगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 12 रह जाएगा। ऊपर ले जाइए तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 और 10 की पावर 12 ऊपर चला जाएगा आपको, नीचे 16 है, यहाँ एक जीरो लगा लीजिए, 10 की पावर 11 बोल दीजिए, ठीक है। समझ रहे हो कैसे करा मैंने, 12 को 11 कर लिया, यहाँ एक जीरो कैलकुलेट करके। 16 से जब आप 100 को कैंसिल करेंगे देन यू विल गेट 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Q इज इक्वल टू एन से आपने सिंपल क्वेश्चन ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द यूनिट ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द यूनिट ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटे, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट एंड डायमेंशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डायमेंशन भी आपको आनी चाहिए निकालनी और यूनिट भी, मैं दोनों सिखा देता हूं यहां पर एंड टू एंड, ठीक है। प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वी हैव टू कैलकुलेट प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो फ्री प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे इधर ले जाइए और एफ को इधर ले आइए आप लोग, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू क्या होता है आपका कुलाम, कुलाम 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 स्क्वायर अपॉन फोर्स न्यूटन एंड मीटर, आर कितना है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो कैसा होगा, कैलकुलेट करो इसे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो चेक करो ऑप्शन कौन सा है, कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इसकी आपकी ऐसे यूनिट हो गई। अगर आपको इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, कुलाम, कुलाम की होती है आपकी 80, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन होता है ml t-2, मीटर होता है स्टूडेंट्स एल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी मिल जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है, ये नहीं है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना, फील्ड लाइंस की कौन सा पॉइंट ऐसा है जो प्रॉपर्टी नहीं है। तो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बिल्कुल है, फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है, बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कहने का मतलब वैसे करेक्ट है, इस अकॉर्डिंग के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोट आया, ठीक है ना। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि इसका मैंने रीजन बताया था, अगर वो एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, देयर विल बी टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट व्हिच इज इंपॉसिबल स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज, ये भी प्रॉपर्टी है, वेरी गुड, ये तीनों प्रॉपर्टी तो है। तो दे फॉर्म्स क्लोज लूप, दे फॉर्म्स क्लोज लूप, चोर पकड़ा गया भाई साहब, ठीक है ना, दे फॉर्म्स क्लोज लूप, ऐसा नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी होती है दे डू नॉट फॉर्म, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लियर है, तो द डी आंसर इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो दे फॉर्म्स क्लोज लूप, ये बिल्कुल नहीं है, होता क्या है बेसिकली, दे डू नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती, ठीक है ना। और देखिए मजे की बात क्या है, इस क्वेश्चन से आपको फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई है, दोबारा से रिकॉल हो गई है ये सारी चीजें ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव करते हैं। Gauss law is valid for, Gauss law is valid for, ठीक है ना, any closed surface, only regular closed surface, any open surface, only in regular open surfaces, ठीक है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, क्लोज लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ क्या होता है बच्चों, एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो द बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, ये तो दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, हम 5 पे थे, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर थे, कहां गया फिफ्थ, ये रहा, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है ना, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ क्या होता है बच्चों, वैलिड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, आंसर इज द ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखिए जरा यहां पे देखिए, इसके अंदर क्या है, द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस ए एंड बी इज शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, देख लीजिए डायग्राम देख लीजिए, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस, बच्चों एक चार्ज क्या है आपका, एक चार्ज है आपका यहां पर, ये आपका एक चार्ज है, ठीक है, दिस इज ए चार्ज, ये अनदर चार्ज आपका बी चार्ज है, देखो क्लियर है आपको,
ये बी चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहां पर, ये कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, देखिए ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, आउटवर्ड जा रही है, और वो भी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटे, आउटवर्ड निकल रही है। तो ए पॉजिटिव चार्ज हो गया, ए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बी का नेचर आपने कैसे बताया नेगेटिव है, बी का नेचर ऐसे है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है ना। तो इनवर्ड के केस में जब चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों, इनवर्ड होती है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। नंबर 2 बात, तो ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, जरा चेक करो, ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव, तो आपका ये नहीं होगा, लास्ट वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। बोथ आर पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, बोथ आर नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, एंड ऑल्सो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों ए इज ग्रेटर देन बी है बेटे, यहां पर देखें अगर आप लोग चेक करें इस जगह, ए पर यहां 3 फील्ड लाइंस दिखा रखी है हमने, बी पर ओनली 2 फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस कहां होंगी, जहां पर मैग्नीट्यूड अच्छा होगा चार्ज का, ठीक है ना। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। आई होप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। When air is replaced by a medium of dielectric constant K, ठीक है ना, अगर एयर को रिप्लेस कर दिया जाए किससे बच्चों, मीडियम से, और मीडियम कैसा है आपका, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, क्या होगी, फोर्स डिक्रीज बाय K टाइम्स, रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीज K टाइम्स, इंक्रीजेस K रेज़ टू पावर -2 टाइम्स, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग, क्वेश्चन क्लियर है। When air is replaced by a medium, तो देखिए जरा 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है, सपोज करो यहाँ पे Q2 चार्ज है, और ये एयर में रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है बेटा, r है। तो इसके लिए फॉर्मूला F इक्वल टू कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। जब क्या करा कि यहां पर एयर को रिप्लेस कर दिया मीडियम से, और उसका भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो स्टूडेंट्स मैंने बोला था जब आपको ये वाला डेरिवेशन करा रहा था, इसके बारे में बता रहा था कूलम लॉ के, कि अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, या चार्जेस किस में रख दी जाए, किसी ऐसे मीडियम में रख दी जाए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K होता है, तो बेटे K और आ जाता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली जो फोर्स है वो K टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज K टाइम्स, फोर्स इज डिक्रीज बाय K टाइम्स। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब मान लो K कितना है, K अगर 4 होता, लेट एग्जांपल मैंने वैल्यू ले ली, K की वैल्यू 4 है ना, तो फोर्स क्या हो जाती, 1/4 हो जाती, जितनी भी फोर्स पहले थी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स निकल आएगी। क्लियर है, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां पे बता दिया थोड़ा सा। चलो मूव करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आई थिंक जब व्हाइट बैकग्राउंड हो जाता है तो थोड़ा क्लियर नहीं होता, तो मैं यहां पे बना देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, यहां मैं खुद ड्रॉ कर देता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये 4 सरफेस यहां पे दे रखे हैं और उसके 4 ऑप्शंस हैं। पहले मैं सरफेस एक बार ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। एक सरफेस ऐसा है, यहां पर +Q चार्ज है, दूसरा सरफेस आपका इस तरह का है, यहां भी +Q चार्ज है बच्चों, थर्ड सरफेस आपका इस तरह का है, +Q चार्ज है, फोर्थ सरफेस भी कुछ इस तरह का है, और कमाल की बात ये चारों सरफेस क्लोज है, यहां भी +Q चार्ज है, ठीक है। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, इस तरह के ये सरफेस है। अब ये कह रहा है इन फिगर 4 इज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, तो फाई क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है, 4th वाले में, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा पढ़ लेते हैं, इन फिगर 3rd इज द लीस्ट, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे हम ये कह सके कि 3rd फिगर में लीस्ट होगा, ठीक है। इन फिगर 2nd इज द सेम एज फिगर 3rd बट स्मॉलर देन फिगर 4th, ऐसा भी कुछ नहीं है।
is the same for all the figures. This is the correct answer because electric flux through the surface, electric flux क्या होता है बच्चों, remain same होता है for any closed surface, ठीक है ना, for any type of closed surface, चाहे उसकी शेप और साइज कैसा भी हो, ठीक है ना। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, सेम होगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। जो चार्ज है वो हर सरफेस के अंदर सेम है। क्लियर हो गई बात को। तो इसका ऑप्शन कितना है बेटा, डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point or a diameter away from the center is directed. ठीक है ना, एक हेमिस्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। कितना होगा आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। कितना आंसर होगा इसका, कोई बताए, बताया आप लोगों को, वरना मैं बताता हूं। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। एक हेमिस्फीयर बना लीजिए, एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये आपका हेमिस्फीयर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों। जिसका डायमीटर है, डायमीटर के सेंटर से अवे कोई पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे पॉइंट आप पी ले लीजिए, ए ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ई एक्स ऐसे होगा, ठीक है ना, और वाई कंपोनेंट आपके इस तरह से होंगे, ई वाई। इसका रिजल्टेंट कहां काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। ये वाला ई एक्स और ये ई एक्स क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये ई एक्स लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली ये आपका क्या है, डायमीटर है, और ये वाला कौन सा है आपका, परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, तो फर्स्ट आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। पैरेलल वाला नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। एट द एंगल टिल्ट टुवर्ड्स द डायमीटर, ये भी नहीं होगा। एट द एंगल टिल्ट अवे फ्रॉम द डायमीटर, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का हमने क्या लिया, एंगल का, इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट इनका बीच में काम करेगा। अगली बात समझे। तो ये परपेंडिकुलर का केस था बच्चों, किसका केस था, परपेंडिकुलर का केस था, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। ये डायग्राम बना लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, टू चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस d apart in air, coulomb force between them is F. If the dielectric material of dielectric constant K is placed between them, the coulomb force now becomes, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, एफ वाई के हो जाएगी बच्चों। कूलम्ब फोर्स कितना हो जाएगा, एफ वाई के, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल था, आगे चलते हैं। 3 charges plus 4q, q and q are placed in a straight line of length l, ठीक है, at point at a distance 0, l by 2 and l respectively. What should be q? q की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है in order to make the net force on small q to be 0. net force small q पे 0 है, कंडीशन है, और आपको कैपिटल q की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं, इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। तो इसके लिए क्या है, 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, ठीक है, ले लेते हैं 3 चार्ज, ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या है, एक तो आपका कितने चार्जेस है जरा देखो, एट अ डिस्टेंस, 2 चार्जेस एट अ डिस्टेंस, ये तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, 3 चार्जेस, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कहां गया, 3 चार्जेस प्लस 4q, q एंड q। एक तो प्लस 4q है बच्चे, यहां पर कितना है, कैपिटल Q है, और स्मॉल q इस पॉइंट पर है। आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ l, पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 0, ये 0 डिस्टेंस हो गया।
Q वाला आपका L/2 डिस्टेंस हो गया बच्चे, और ये कितना हो गया L हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई L है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, व्हाट शुड बी द Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q। इस पर नेट फोर्स, इस वाले पॉइंट पर नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू 0 है। F नेट क्या है, 0 है। तो हमें Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैपिटल Q कैलकुलेट करना है, कैपिटल Q कितना आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, डन है बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए एक फोर्स तो लगेगी प्लस फ्योर Q और स्मॉल q के बीच में, तो निकालिए इस फोर्स को। दूसरी फोर्स लगेगी आपकी Q और स्मॉल q के बीच में, ठीक है ना। तो मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो F1 है, तो F1 इजिकल टू कितना होगा आपका KE Q1 4Q, Q2 कितना है बेटा Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब टोटल है लेंथ L स्क्वायर। 4Q और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल L है, ये L/2 है, तो ये टोटल कितना है, ये 0 से L/2 टोटल L हो जाएगा। तो F1 हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से F2 कैलकुलेट करिए। F2 किस किस के बीच में कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर F2, ठीक है ना। F1 हमने इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करी है, यहाँ F1 कैलकुलेट करी है, ठीक है, समझ लो। F2 करिए कैलकुलेट। F2 कितना आएगा, F2 विल बी KE Q1 कितना है बेटा Q कैपिटल Q, Q2 स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का L/2, तो L/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है ना। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स कितना है 0। इन दोनों को क्या कर दीजिए F1 प्लस F2 इजिकल टू 0, तो F1 इजिकल टू माइनस के F2, दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दीजिए, बस माइनस साइन लेकर। F1 कितना है आपका KE 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इजिकल टू F2 कितना है आपका KE, माइनस ले लीजिए यहां पर माइनस KE और कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 4 अपॉन L स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, KE कैंसिल हो जाएगा KE से, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा L स्क्वायर से, 4 से बच्चों 4 कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q माइनस का इधर बचा, माइनस का स्मॉल q यहां बचता है यहां पर, तो कैपिटल Q इजिकल टू माइनस का Q, कैपिटल Q इजिकल टू माइनस Q। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट माइनस Q, ऑप्शन ए इज करेक्ट माइनस Q। क्लियर है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेट फोर्स निकालना था आपको स्मॉल q पर, नेट फोर्स हमने F1 प्लस F2 इजिकल टू 0, तो F1 इजिकल टू माइनस F2। F1 हमने निकाला है बेटा प्लस Q प्लस 4Q एंड Q के लिए, और F2 हमने निकाला Q कैपिटल Q और स्मॉल q के लिए। डिस्टेंस जो जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो डिस्टेंस हमने ले लिए, और यहां पर हमने नेट फोर्स निकाला है, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा इजी अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of A is transferred to B, then force between the charge becomes, कितनी फोर्स होगी, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज से फोर्स, एक चार्ज से कुछ पार्ट उसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दो चार्ज है, एक चार्ज A है एक चार्ज B है, ए चार्ज से 25% कहां ट्रांसफर हो रहा है, B पे ट्रांसफर हो रहा है, तो 25% कितना हो गया भाई 1/4 हो गया, ठीक है ना। अगर इस पे चार्ज कितना है Q है, तो Q/4 क्या हो गया, इससे आपने ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, तो दूसरे के पास Q/4 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। ले लीजिए दो चार्ज ले लीजिए, एक प्लस Q ले लीजिए और दूसरा ले लेते हैं माइनस Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए आप, R डिस्टेंस है, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, Q का 25% कितना होगा बच्चों, 25% होगा 1/4, यानी Q/4, इसमें से Q/4 चला गया, तो केस सेकंड। अब फाइनल केस क्या हो रहा है, Q माइनस Q/4 इज ट्रांसफर टू दिस चार्ज, तो यहां पे कितना बचता है आपका
नाउ फाइनल क्यू ए कितना रहेगा आपका, क्यू ए इज इक्वल टू 4q माइनस क्यू, 3q बाई 4, 3q बाई 4, ठीक है ना। जो क्यू ए की वैल्यू पहले कितनी थी, प्लस क्यू है, अब कितना चेंज हो गई है, 3q बाई 4, और यहां पर q बाई 4 ट्रांसफर हो गया है, तो q भी कितना निकालोगे आप, b पॉइंट है, ये पॉइंट a है, दूसरा पॉइंट b है, q भी कैसे निकालेंगे आप, माइनस q तो ऑलरेडी है, इसको कितना मिल गया है, q बाई 4 ट्रांसफर हो गया है, तो माइनस क्यू अपॉन q बाई 4, ये हो जाएगा आपका माइनस के 3q बाई 4। फाइनली q भी कितना आ गया आपका, माइनस 3q बाई 4, और q कितना आया आपका, 3q बाई 4। ठीक है बच्चों, अब दो चार्ज है, फोर्स निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं फोर्स, कितना आसान है। फोर्स का फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है आपका 3Q बाई 4 इंटू Q2 भी आपका कितना है 3Q बाई 4, माइनस साइन नहीं लेंगे, अपॉन आर स्क्वायर, सेम आर तो सेम है, तो F इज इक्वल टू 3 3 9 बाई 16, 9 बाई 16, और K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी F फाइनल या F सेकेंड इज इक्वल टू 9 बाई 16 F, 9 बाई 16 F। ठीक है, तो देखिए कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है आपके पास, 9 बाई 16 F, यानी 9F अपॉन 16, तो B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, B इसका आंसर होगा। देख लीजिए बड़ा इजी था, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का होता है, और भी क्वेश्चन है इस तरह के, आपने देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है ये क्वेश्चन भी बच्चों, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो यहां पर क्या है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड होने की वजह से आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पर एक डायग्राम दोबारा से यहां पर एक ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और कैसी हैं, यहां पर लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, ये आपकी राइट साइड है, राइट, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में गैप कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, राइट साइड में जब आप जा रहे हैं इस तरह से, देखो ऐसे गैप इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, गैप इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है, लेफ्ट से राइट में गैप बढ़ता जा रहा है, द गैप, द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, एक डायपोल है बेटे, एक क्या है, डायपोल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल P इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नंबर 1, द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, यूनिफॉर्म होता, तो क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 1 यानी ए सेक्शन इसका ये सही होता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में स्पेस इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला ऑप्शन तो भाई सही होने से रहा। सेकंड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये डायपोल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा राइट साइड में, तो देखते हैं ये है या नहीं है। थर्ड है आपका, डायपोल विद एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड लेफ्ट साइड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, ठीक है। तो बेटे इसका जब तक आपको सॉलिड रीजन नहीं पता चलेगा आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। सॉलिड रीजन मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर कहीं पर, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का, ठीक है ना। अगर पॉइंट चार्ज है तो E = 1/4πε0 Q/r² बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लेफ्ट साइड में, क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस इज मिनिमम इन लेफ्ट साइड एंड स्पेस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन राइट साइड, तो राइट साइड में स्पेस ज्यादा है, लेफ्ट साइड में स्पेस कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर लेफ्ट साइड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है लेफ्ट साइड में, तो फोर्स F = QE, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स भी लेफ्ट साइड में ज्यादा हो गई।
लेफ्ट साइड की फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स राइट साइड, दैट्स व्हाई द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड लेफ्ट। तो डायपोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो लेफ्ट में करेगा बच्चों, क्योंकि मान लो अगर इधर 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और राइट में 10 न्यूटन लग रही है, तो 10 न्यूटन इज मोर देन द 5 न्यूटन, रिजल्टेंट किधर जाएगा, राइट में जाएगा, यानी लेफ्ट में जाएगा। किस में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि ये वाली ये लेफ्ट है और ये क्या आपकी राइट है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट में क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या है, स्ट्रोंगर है। राइट में क्योंकि स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रही है, वीकर हो रही है। फोर्स क्या हो रही है, वीकर हो रही है। दैट्स व्हाई द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो डायपोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो लेफ्ट में करेगा, ना कि राइट में करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि राइट साइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेस इंक्रीज होता जा रहा है, लेफ्ट साइड में स्पेस कम है। जहां पर स्पेस कम है, लेस स्पेस है, वहां ई ज्यादा है। जहां ई ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वहां पर एफ भी ज्यादा है बच्चों। आगे बात सुने। तो डायपोल जो एक्सपीरियंस करेगा वो लेफ्ट साइड में फोर्स को फील करेगा। ठीक है, डन है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया डायग्राम है भाई। ये भी मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है क्वेश्चन, और अनफॉर्चुनेटली व्हाइट बैकग्राउंड होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देख लीजिएगा, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उसके अंदर ड्रॉ मैं कर देता हूं दोबारा से डायग्राम, इस बहाने डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगा। चलो, ये कह रहा है आपका अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एंड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ये आप एक स्फीयर है, ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। कैसे स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग। ठीक है बच्चों, दीज आर द कंडक्टिंग स्फीयर्स, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, फिगर इज गिवन बिलो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही अच्छी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो वो देखते हैं बच्चे। क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज है तो आउटवर्ड होगा। चारों डायग्राम के अंदर, 4 के 4 डायग्राम्स के अंदर फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। ठीक है ना, तो यहां से तो पता नहीं चल पा रहा है आपको, कैसे क्लियर होगा आप जरा ध्यान से देखिए। यहां पर क्या होगा, जब प्लस क्यू चार्ज है और कंडक्टिंग स्फीयर है, तो पोलैरिटी की वजह से यहां पर माइनस के, यहां पे माइनस चार्ज आ जाता है। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा बच्चों, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो प्लस क्यू इधर है, माइनस इधर हो गया, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से मूव करेंगी। ठीक है, और इधर माइनस आ गया तो इधर क्या होगा, अच्छा प्लस चार्ज आ जाएगा। राइट साइड में क्या होगा आपका, प्लस चार्ज आएगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, अवे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि बी ऑप्शन में भी क्या होगा, फर्स्ट हाफ तो सही है इसका, यहां पे माइनस आ गया। फर्स्ट हाफ इतना तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर प्लस आया है, और प्लस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस की तरफ हुई होंगी, प्लस से तो दूर जाती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये इसलिए मिस्टेक हो गई, और ये दोनों तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना, आगे बात है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अमाउंट ऑफ चार्ज, जो डिफरेंशिएट करती है पोलैरिटी ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज और फील्ड ऑफ चार्ज। तो बच्चों आंसर इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज ये बताता है कि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, यानी आपका अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन है, तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज इज द राइट ऑप्शन। आगे चलिए, इफ इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पता है आप लोगों को। ई डॉट डीएस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है ना, इफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटे फाई कितना हो गया, फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो 0 हो गया, तो इसका मतलब क्यू भी कितना आ गया, 0 आ गया। चलो ये तो ऑब्जर्वेशन है मेरी, ठीक है ना, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो इफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, देन क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पर ऑन भी दे दिया यहां पर, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, कोई मतलब ही नहीं है इसका जीरो के केस में। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। 100% सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है, जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी ही लाइन क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा आपका φ1 माइनस φ2, और दोनों सेम है तो जीरो होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी की बात करें, ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस, बिल्कुल सही है ये वाला पोर्शन भी। इसके दो आंसर है सी और डी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने बताया था कि इनसाइड द चार्ज, मान लो यहां क्यू चार्ज है, 3 क्यू चार्ज है, तो इनसाइड द चार्ज ये क्या करता है, डिपेंड करता है। आउटसाइड चार्ज कुछ भी हो, यहाँ Q1 है या Q2 है या -3Q है, कुछ भी हो आउटसाइड पर, ये डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, एनी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये क्या कह रहा है, ऑल चार्जेस नॉट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस, ऐसा भी होगा तो भी सही है, बिल्कुल है ना। तो आपका सी और डी ऑप्शन, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कि कोई दो क्वेश्चन क्या हो जाए, दो आंसर्स करेक्ट हो, तो बी रेडी फॉर इट, है ना। देखिए आज एक फार्मूला बहुत अच्छा सा मैंने स्टडी कराया, बहुत मेरा काफी समय से एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले की हेल्प से क्या होगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक ये फार्मूला लगाइए और कैलकुलेशन 2 मिनट के अंदर होगी, ठीक है ना। A cup contains 250 ग्राम ऑफ वाटर, एक कप है और उसके अंदर 250 ग्राम 250 ग्राम वाटर है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो सेम होंगे, उसमें कितने होंगे, ठीक है ना। अब यहां तो वाटर का केस दे रखा है, मान लो यहां NaCl होता, KCl होता, आपका कुछ भी होता बेटे, ठीक है ना। तो सबके लिए सेम है, तो सीख लीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, इसका शॉर्टकट है, एक ट्रिक है, वो देख लीजिए क्या है कि आ कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, सबको पता है, ठीक है ना। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला के साथ H2O है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको नेगेटिव चार्जेस निकालने हैं, नेगेटिव चार्ज निकालने हैं, तो N इजिकल टू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, molecular mass of substance into given mass in gram, given mass in gram into, ठीक है, into क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स, जो भी पूछा है, इनटू ई मल्टीप्लाई बाई ई, चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो सेम होता है 1.6 10 की पावर -19 होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस H2O का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, H2O का मोलिकुलर मास निकालना आता है आप लोगों को। H का 1 होता है 1 इंटू 2 2, O का कितना होता है 16 और 2 18 हो गया, तो ये कितना आ गया 18 इंटू गिवन मास कितना है ग्राम में 250 ग्राम, ये यहां तक ये वैल्यू, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, H2O के अंदर कितने होंगे, तो H का 1 हो गया, 1 इंटू 2 2, O पर कितना होता है 18 यानी 8 होता है, 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया, इंटू 10 करिए यहां पर, इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू जो भी मास दिया है ग्राम के अंदर, इंटू उसके क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी आपको निकालने हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उससे पॉजिटिवली और नेगेटिवली किसी के भी निकल जाएंगे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, इस पूरे की कैलकुलेशन करोगे, देन यू विल गेट ए ऑप्शन। मैंने कैलकुलेशन करी हुई है इसलिए मुझे पता है, आप लोग कर लेना।
ठीक है ना। जब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी है वाला न्यूमेरिकल। 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव क्या होंगे, मोलिकुल्स होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, अच्छा है, समझ आया, बढ़िया फार्मूला है, इससे आप किसी का भी निकाल लेना, ठीक है। मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर ही लोगे, एवोगाद्रो नंबर कांस्टेंट होता है, गिवन मास देगा ही सब्सटेंस का, इनटू उसका क्या निकाल लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस निकाल लीजिए उनके ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई बाई ई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म, दैट्स इट, हो गया काम, हो गया, ठीक है, ठीक है, पीडी बाई जीडी हो गया। चलो आगे चलते हैं। सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, अगर डिस्टेंस हाफ कर दें तो कूलम फोर्स कितनी हो जाएगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, कर लोगे आप लोग। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, कहां हो पाएगा, अरे हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स हाफ, यानी पहले डिस्टेंस आर थी और अब कितनी हो गई, हाफ हो गई, यानी r/2 हो गई, r/ कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। तो चार्जेस तो यहां थे Q1 Q2, अब चार्जेस कहां गए, यहां आ गए, ठीक है ना। तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स, कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लो को ओबे करता है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², r कम हो गया तो फोर्स बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, r/2 का होल स्क्वायर कर दो, r/2 का होल स्क्वायर, तो r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4F, 4 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर डिस्टेंस क्या करोगे, कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। डिस्टेंस अगर हाफ करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के है, तो अगर डिस्टेंस आपने हाफ कर दिया, r/2 कर दिया, तो r/2 का स्क्वायर कितना हो गया, r²/4, 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, आ रही है बात समझे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आई होप ये मैंने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 के निकाले थे बड़े अच्छे, जिसके अंदर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स और कुछ ओल्ड क्वेश्चंस भी थे, वो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नीट के अंदर आए हैं, जेई के अंदर भी इसमें से आए हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाला चैप्टर हमने अच्छे से फिनिश करा दिया है, ठीक है ना। कोई भी डाउट है बात कर सकते हैं आप मुझसे, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही जल्दी आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तो चलते हैं, इजाजत दीजिए मुझे, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।